आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विपक्ष पर अब तक के सबसे बड़े हमले की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजधानी देहरादून को दी गई बड़ी सौगातों पर दिखाएंगे रिपोर्ट। और साथ ही बात होगी श्रावस्ती में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में मेस के खाने में कीड़ा मिलने के बाद जैन अल्फा के भड़के आक्रोश की। और चलते चलते बात यूपी में अन्नदाताओं को हो रही खाद की किल्लत की। चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा में उस वक्त सियासत गर्मा गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। अयोध्या राम जन्मभूमि में कथित दान चोरी के आरोपों पर सीएम ने न केवल विपक्ष के दावों की हवा निकाल दी, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि सनातन और संतों को बदनाम करने की ये सपा और कांग्रेस की पुरानी आदत है। मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच की पूरी क्रोनोलॉजी सामने रखी। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। लोकतंत्र में बहस की जगह जब सिर्फ शोर शराबा ले ली तो सवाल उठना लाजमी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की नीयत पर सीधा हमला बोला। सीएम योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिनका मकसद सिर्फ हो हल्ला और हल्ला बोल करना हो, उन्हें लोकतांत्रिक कैसे माना जा सकता है। वो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। उनका विश्वास लोकतंत्र में नहीं बल्कि सिर्फ हल्ला बोल में है। वहीं विपक्ष के द्वारा अयोध्या मामले में लगाए जा रहे दान चोरी के आरोपों की हवा निकालते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे सच से पर्दा उठाया। सीएम ने साफ किया कि ये मामला दान चोरी का नहीं बल्कि चढ़ावे और भेंट से जुड़े एक केस का था। मुख्यमंत्री ने बिंदुवार तरीके से बताया कि कैसे कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की गई। पोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं। कभी मीडिया पर हमला करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। ये न्यायालय की बात को नहीं मानते। ये सदन में नियम और परनियम और परंपराओं का पालन नहीं करते। ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। कभी चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कभी किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के अधीन संचालित किसी आयोग में लंबित किसी प्रकरण में जबरन उस प्रकरण को चर्चा के लिए नहीं लेकिन आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से तर्कहीन मुद्दों को उठा करके इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। मित्रों, हम सब जानते हैं अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस प्रकरण में 12 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा कि कतिपय समाचार पत्रों और मीडिया में इस प्रकार की सूचनाएं आई हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की एक एसआईटी बनाकर के जांच करवा दी जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। योगी ने सच से उठाया पर्दा। मीडिया में खबरें आने के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने खुद राज्य सरकार को एसआईटी जांच के लिए पत्र लिखा। ट्रस्ट एक धर्मार्थ संस्था है। बिना उनके अनुरोध या कोर्ट के आदेश के सरकार सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। 23 जून एसआईटी ने जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंपी। 25 जून रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने प्राथमिकी दर्ज कराई। साक्ष्यों के आधार पर 8 लोगों को पकड़ा गया। मामला कोर्ट की निगरानी में है। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर परिसर में काम करने वाली 1100 से अधिक कर्मचारियों में से केवल 8 की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। इस मामले में किसी भी साधु संत की कोई संलिप्तता नहीं थी। 23 जून की अपनी रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट एसआईटी ने उपलब्ध करवाई, उस रिपोर्ट के क्रम में
उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट को उसकी सिफारिशों को उपलब्ध करवाया और ट्रस्ट ने 25 जून को इस पर एफआईआर लॉन्च करवाया। अयोध्या में एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए, जिनमें 6 लोग चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए या धनराशि को इधर उधर करते हुए देखे गए। उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी एसआईटी की जांच चल ही रही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपनी देखरेख में आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस को आड़े लेते हुए कहा कि अयोध्या धाम, संतों और प्रभु राम का अपमान करना इन दलों की पुरानी फितरत रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब गेंद विपक्ष के पाले में है। जहां सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रियाओं के हवाले से विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद साबित करने की कोशिश की है, तो वहीं सपा और कांग्रेस के पास अब इसका क्या जवाब होगा, ये देखना बाकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून को कई बड़ी सौगातें दी हैं। नवनिर्मित अत्याधुनिक सामुदायिक भवन के भव्य लोकार्पण के साथ ही सीएम धामी ने क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मूल मंत्र के साथ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून मंगलवार को एक बार फिर विकास की नई गाथा की गवाह बनी। मौका था नवनिर्मित भव्य सामुदायिक भवन के लोकार्पण और क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के शिलान्यास का। जैसे ही मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, ढोल नगाड़ों और जनता के नारों से पूरा प्रांगण गूंज उठा। आपको बता दें कि स्थानीय नागरिकों को सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए एक बेहतरीन मंच देने के मकसद से इस सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया। लोकार्पण के साथ साथ सीएम धामी ने पेयजल, सड़कों के सुधारीकरण और नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई दूरगामी योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है, उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास। आज जो विकास योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, वो आने वाले समय में देहरादून की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। हम केवल शिलान्यास नहीं करते, बल्कि तय सीमा के भीतर योजनाओं का लोकार्पण करके जनता को समर्पित भी करते हैं। और ये सच है कि अगर कोई इस दुनिया में आता है तो उस दुनिया से जाता है। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उसी दिन उसका कितने समय तक इस संसार में रहना होगा ये भी तय हो जाता है। लेकिन कोई अच्छे काम करता है, लोगों के लिए कुछ अपनी स्मृतियां छोड़ जाता है, समाज के साथ उसका जुड़ाव होता है, योगदान होता है, तो वह हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में सशरीर कोई नहीं रहता है। लेकिन जब शरीर पूरा हो जाता है उसके बाद भी वो हमेशा अमर हो जाता है। जैसे आज हमारे भाई दीपक पुंडीर यहाँ अमर हो गए। यहाँ पर ये देखिए सामुदायिक भवन बन गया। जब भी कोई कार्यक्रम होगा, जब भी कोई बात होगी, हमेशा हम उनका स्मरण करेंगे। इसलिए आज का दिन सच में हमको भावुक करने वाला दिन है। मैं एक बार फिर से दीपक पुंडीर जी को बहुत अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और सीमा जी को, उनके परिवार के लोगों को, उनके सभी चाहने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ऐसे समय में सच में उनके ऊपर बड़ा कष्ट आया, उन सभी को इस कष्ट के समय में, इस दुख के समय में भगवान शक्ति प्रदान करेगा। बता दें कि आयोजन के दौरान सीएम धामी का रुख बेहद आक्रामक और विकास केंद्रित नजर आया। अपने संबोधन में उन्होंने राज्य में चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों, सख्त नकल विरोधी कानून और पारदर्शी शासन व्यवस्था का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि आज राज्य में
बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती मिल रही है। साफ है कि आगामी समय को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री धामी लगातार धरातल पर उतरकर सीधे जनता से जुड़ रहे हैं और एक के बाद एक विकास की सौगातें देकर राज्य की विकास गति को थामने नहीं देना चाहते। यहाँ पर आज बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। 17 करोड़ 80 लाख रुपए की इन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र के विकास के लिए, आप सब लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, ये बहुत सारी सुविधाएं लोगों को होंगी। कहीं पर सड़क बनी है, कहीं पर नालियां बनी हैं, कहीं पर अन्य स्थापना के कार्य हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये केवल ईंट पत्थर इसके ढांचे मात्र नहीं हैं, बल्कि ये आने वाले समय में इस क्षेत्र को बहुत गति देने की जो एक फाउंडेशन है, आधारशिला है। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें से सामुदायिक भवन भी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड हमारा विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और एक हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम युग है। आज मैं यहाँ आने से पहले जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के निमित्त जो आज एक हम लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में सम्मिलित होकर आ रहा हूँ, तो मैं देख रहा था बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आ रहा है। देहरादून को मिली ये सौगात केवल एक इमारत या कुछ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संदेश है कि धामी सरकार विकास के एजेंडे पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जनता के सरोकार ही उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जंतर मंतर पर जेन-ज़ी के प्रदर्शन के बाद अब देश का ज़ेन अल्फा भी अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर रहा है। व्यवस्थाओं की बदहाली और प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा अब फूट चुका है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से सामने आया है, जहां पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में मेस के खाने में कीड़ा मिलने के बाद छात्र छात्राओं का आक्रोश आंदोलन में बदल गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। श्रावस्ती नवोदय में भड़का जनरेशन अल्फा, खाने में मिला कीड़ा, छात्रों का हल्ला बोल। जनरेशन अल्फा ने खोला कुप्रबंधन के खिलाफ मोर्चा। एबीवीपी भी उतरी मैदान में, मुख्य गेट पर जड़ा ताला। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र छात्राओं के तेवर तल्ख। ये तस्वीर है श्रावस्ती के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की, जहां देर रात को ही भारी तादाद में छात्र और छात्राएं मुख्य गेट पर ताला जड़कर धरने पर बैठ गए। वजह बनी मेस में परोसा जाने वाला घटिया भोजन। छात्रों का आरोप है खाने में लगातार कीड़े निकल रहे हैं। जब सब्र का बांध टूटा तो बच्चों ने पढ़ाई छोड़कर अपनी थाली के हक और बुनियादी सुविधाओं के लिए मोर्चा खोल दिया। काफी सारी पढ़ाई के लिए समस्या है। हम लोग भी टीचर्स हैं, वो कुछ अच्छा पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कुछ अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, तो वो काफी टार्चर कर रहे हैं बच्चों को नंबर को लेके या शब्दों से। कुछ छोटी सी गलती पे बच्चों का टारगेट किया जा रहा है, मेंटली प्रेशराइज किया जा रहा है। बच्चे क्या करेंगे, वो पढ़ाई करें। इस हंगामे का मेन कारण क्या है? ये हंगामा आप लोग रात से क्यों कर हम लोगों तो कहा जा रहा है कि रह पाएंगे। ये तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे लिए सब बोल रहे हैं, ये सब मतलब जो मेस में खाना दिया जाए उसमें डेली कीड़ा निकलता है, लेकिन अब बॉयज पहले बोल रहे हैं। हम लोग को मतलब बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग को टाइम नहीं दिया जा रहा। अभी हम लोग आ रहे थे, हम लोग को टीचर्स रोक रहे थे, नहीं आने देते हैं हम लोग को। हमेशा मतलब दबाया जाता है, हम लोग को बाहर नहीं निकल जाता। अगर ग्रुप में बातें करते हैं तो भी बातें नहीं करने देते हैं, हमेशा मतलब दबाया ही जाता है। मतलब कुछ भी अगर हम लोग कहना चाह रहे हैं बात को सुनते हैं, लेकिन इतना फॉलो नहीं करते। छात्रों का कहना है कि बात सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। हॉस्टल की बदहाली, पीने के साफ पानी की किल्लत और परिसर में फैली गंदगी को लेकर वो महीनों से शिकायत कर रहे थे, लेकिन स्कूल प्रशासन कान में तेल डालकर बैठा रहा।
बहरहाल मामला बढ़ता देख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी छात्रों के समर्थन में कूद पड़े। एबीवीपी के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता नवोदय विद्यालय में एकत्रित हुए हैं और यहाँ कुछ जरूरी समस्याएं थी विद्यार्थियों की, जो यहाँ मेस द्वारा संचालित भोजन व्यवस्थाएं दी जा रही थी विद्यार्थियों को, वही अधिक खराब अव्यवस्थित थी। इन चीजों को लेकर विद्यार्थियों ने जब मांग उठाई तो यहाँ के कॉलेज प्रशासन के लोगों ने विद्यार्थियों के साथ गाली गलौज किया, भ्रष्टाचार की। उसके विरोध में यहाँ विद्यार्थी कल रात से धरने पर बैठा है। उनके साथ विद्यार्थी कार्यकर्ता। अभी क्या मांगे हैं आप लोगों की? विद्यार्थियों की मांगे हैं कि इनको सही तरह अच्छे तरीके से खाना खिलाया जाए, जो मेस की सुविधा उसको ठीक कराई जाए। दूसरा मांग है कि इनके जो डिजिटल सेवाएं प्राप्त कराई जा रही है, जैसे टैबलेट और जो भी डिजिटल सेवाएं हैं उसको सही रूप से इनको प्रदान कराई जाए। तीसरा जो यहाँ थोड़ा आप जब देखेंगे इस बाउंड्री वॉल को, तो यहाँ तमाम तरह की फेंसिंग वगैरह नहीं है, तो जिससे बाहरी जानवर भी इस विद्यालय प्रांगण में घुस आते हैं, जिससे विद्यार्थियों को खतरा रहता है, तो इसको भी ठीक कराया जाए। चौथा, कुछ इस विद्यालय के टीचर हैं जो इन विद्यार्थियों के साथ में अमर्यादित व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उनको भी यहाँ से हटाने का काम किया जाए। मुझे आज सुबह बताया गया था कि नवोदय में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ डिमांड्स थी, तो मॉर्निंग में एसडीएम और सीईओ आए थे, बट बच्चों को मुझे से बात करनी थी, तो उनकी मुख्य 2 डिमांड्स हैं जो मुझे उनसे बात करके समझ आ रही है। तो मेस में खाने की क्वालिटी को लेकर है, दूसरा टीचर्स का कुछ मिसबिहेवियर से रिलेटेड है। तो मेस से संबंधित हम फूड सेफ्टी ऑफिसर को भेजेंगे, औचक रूप से निरीक्षण किया था। और दूसरा जो टीचर्स से संबंधित है, एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी एक बनाएंगे 3 लोगों की, वो आके बच्चों का बयान लेंगे, टीचर्स से बात करेंगे, इनके पेरेंट्स से बात करेंगे, फिर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाए। मैं मैनेजमेंट से बात करूँगी, प्रिंसिपल साहब से बात करूँगी, इस तरह का कोई भी भेदभाव का नहीं किया सकता। सर, बच्चों का कहना है कि यहाँ तक अभी फूड सेफ्टी विभाग कोई नहीं आता था कितने वर्षों की, आज फूड सेफ्टी विभाग के भी लोग आए हैं। देखिए, ये नवोदय विद्यालय भारत सरकार के अंतर्गत रहता है, जिला प्रशासन का अधिकार है, होता नहीं है। बच्चों ने एक दूसरे में संज्ञानित की है, इसलिए फूड सेफ्टी ऑफिसर को हम भेज के चेक करवाएंगे, जिससे कि हमें सच्चाई बताएंगे। मैम, बच्चे कह रहे थे अभी सर से उद्यम साहब से कि टेबलेट जो बांटी गई थी वो तो पुराना है, 4-5 साल का, वो बांट दिया गया है, ऐसी दशा में इस पर भी जो है कुछ मैं बात कर लेती हूँ इसमें कि क्या फैक्ट है, इसमें मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इस पर मुझे फैक्ट मेरे सामने। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम आशीष भारद्वाज, पुलिस बल और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों से बात कर उनका गुस्सा शांत कराने और मांगों को पूरा कराने का आश्वासन दिया। लेकिन सवाल वही है, आखिर देश के नौनिहालों को अपने बुनियादी हक और साफ खाने के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? श्रावस्ती की ये घटना चेतावनी है उस तंत्र के लिए जो शिकायतों को तब तक अनदेखा करता है जब तक पानी सिर से ऊपर न गुजर जाए। फिलहाल प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन देखना यह होगा कि इन छात्रों को कब तक न्याय और मूलभूत सुविधाएं मिल पाती हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यूपी में धान और खरीफ फसलों की हरियाली के बीच अन्नदाता के चेहरे पर मुफलिसी और बेबसी की लकीरें गहरी होती जा रही है। जिस वक्त खेतों में खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस वक्त किसान सहकारी समितियों के बाहर घंटों बल्कि दिनों तक कतारों में खड़े होने को मजबूर है। गोंडा से आई तस्वीरें तो सिर्फ एक वानगी भर हैं। कमोबेश पूरे सूबे में यही हाल है। बारिश में भीगती महिलाएं, भूखे प्यासे बुजुर्ग और खाद के नाम पर मिलती लाठियां। आखिर कब खत्म होगी अन्नदाता की ये परीक्षा? देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें गोंडा जिले के मुजहना रेतवा गाड़ा साधन सहकारी समिति की हैं। आसमान से टपकती बूंदें और नीचे खाद के एक एक कट्टे के लिए अपनी बारी का इंतजार करते सैकड़ों किसान। इन कतारों में सिर्फ पुरुष ही नहीं, घर गृहस्थी छोड़कर पहुंची महिलाएं भी शामिल हैं, जो घंटों से इस उम्मीद में खड़ी हैं कि शायद आज उनके खेतों को खुराक मिल जाए। लेकिन अव्यवस्था और बदहाली का आलम यह है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी हाथ सिर्फ मायूसी लग रही है। ये दुर्दशा सिर्फ गोंडा तक सीमित नहीं है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां खाद को लेकर हाहाकार न मचा हो। कालाबाजारी और वितरण प्रणाली की नाकामी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इस बदहाली पर राष्ट्रीय किसान मंच ने मोर्चा खोल दिया है। किसान मंच की स्पष्ट मांग है कि अन्नदाता को समय पर और पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराई जाए। साथ ही वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
खेतों में लहलहाती फसलें किसी भी देश की खुशहाली का आधार होती हैं और उस खुशहाली को सींचने वाला किसान आज खाद के एक कट्टे के लिए सम्मान की बलि चढ़ाने को मजबूर है। सरकार का दावा है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन समितियों पर लगी ये कतारें दावों की पोल खोल रही हैं। 2015-16 उनकी गवर्नमेंट थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। 84,98,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर उनके जमाने में बिका था। 2016-17 इलेक्शन ईयर था, उसमें भी उन्होंने 85,002 मेट्रिक टन बांटा। मैं चुनाव के साल की भी जो स्थिति है उनकी, उसको मैं बता रहा हूं, इसीलिए किसानों ने उनको नकार दिया। जो निकम्मे थे, कुछ नहीं कर सकते थे किसान के। गन्ने का पेमेंट भी नहीं किया उन्होंने। 8,500 करोड़ रुपया गन्ने का दाम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर छोड़ करके गए थे। योगी जी की सरकार ने पाई उसका भुगतान किया। 6.5 लाख मेट्रिक टन उसके पहले के साल में मात्र गेहूं की खरीद हुई थी। किसान की खरीद नहीं की जाती थी, किसानों की बात करते। तो उन्होंने 2015-16 में 84,98,000, 2016-17 में 85,02,000। योगी जी की सरकार 17-18 में आई, तुरंत 4 लाख मेट्रिक टन बढ़ा, 89,92,000 मेट्रिक टन, 4.5 लाख बढ़ गया। अगले साल 95,49,000 मेट्रिक टन। 2019-20 में 1,05,016 मेट्रिक टन। 21-22 में 1,13,35,000 मेट्रिक टन। 21-22 में 106,37,000 मेट्रिक टन। 22-23 में 107 लाख मेट्रिक टन, 77,000। फिर 23-24 में 109 लाख मेट्रिक टन। 24-25 में 116 लाख मेट्रिक टन। 25-26 में 118 लाख मेट्रिक टन। जो उनके सरकार के जमाने से आज 34 लाख मेट्रिक टन ज्यादा फर्टिलाइजर किसान भाइयों को मोदी जी की और योगी जी की सरकार उपलब्ध करा रही है। वहीं एक हकीकत यह भी है कि जब किसानों में ये अफवाह फैलती है कि खाद खत्म हो जाएगी, तो किसान अपनी तत्कालिक जरूरत की जगह 5-10 बोरी एक साथ खरीदने की कोशिश करते हैं। वहीं रैक से जिलों और फिर गांव स्तर की सहकारी समितियों तक खाद पहुंचने की गति बहुत धीमी होती है। सस्ती और सब्सिडी वाली यूरिया को प्लाईवुड, पशुहार या अवैध केमिकल फैक्ट्रियों में भी डाइवर्ट कर दिया जाता है। इससे भी समस्या बड़ा रूप लेती जा रही है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन इस बदहाली पर कब जागता है और किसानों को राहत कब मिलती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।